हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों का टॉपिक चल रहा था संवैधानिक इतिहास। उसी में आज पढ़ेंगे हम लोग भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में। यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधार सामग्री थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918। यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधार सामग्री थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 का उद्देश्य क्या था? तो भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 का उद्देश्य था भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रस्तावना में समावेश था अगस्त घोषणा के मूल सिद्धांतों का। यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रस्तावना में अगस्त घोषणा के मूल सिद्धांतों का समावेश था। ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम 1919 कब पारित किया गया? तो दिसंबर 1919 में। यानी ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम 1919 दिसंबर 1919 में पारित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू हुआ था 3 जनवरी 1921 को। यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 जो बना था यह 3 जनवरी 1921 को लागू हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए किस प्रणाली को अपनाया था? तो द्वैध शासन डायरची प्रणाली को अपनाया था। ये भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए द्वैध शासन प्रणाली को अपनाया था। 1919 अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद की शक्तियों का विभाजन कितने भागों में किया गया था? तो 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक आरक्षित विषय थे, दूसरा हस्तांतरित विषय थे। यानी 1919 अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद की शक्तियों का विभाजन 2 भागों में किया गया था। एक आरक्षित विषय थे, दूसरा हस्तांतरित विषय थे। हस्तांतरित विषयों पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते थे? तो मंत्रियों की सलाह पर कार्य करते थे। यानी जो हस्तांतरित विषय थे उस पर राज्य के गवर्नर मंत्रियों की सलाह पर कार्य करते थे। दूसरा जो आरक्षित विषय था उस पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते थे? तो कार्यकारी परिषद की सलाह पर कार्य करते थे। यानी आरक्षित विषय पर राज्य के गवर्नर कार्यकारी परिषद की सलाह पर कार्य करते थे। पहली बार किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विषयों में विभाजन किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। यानी पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विषयों में विभाजन किया गया। 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय तथा केंद्रीय सरकार के बीच शक्ति विभाजन किया गया था न्यायगमन नियमों के अनुसार। यानी 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय तथा केंद्रीय सरकार के बीच शक्ति का विभाजन न्यायगमन नियमों के अनुसार किया गया था। भारतीय संविधान में सरकार को एकात्मक से संघात्मक में परिवर्तित करने हेतु पृष्ठभूमि तैयार करने वाला कानून कौन सा था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 था। यानी भारतीय संविधान में सरकार को एकात्मक से संघात्मक में परिवर्तित करने हेतु पृष्ठभूमि तैयार करने वाला कानून भारत सरकार अधिनियम 1919 था। 1919 के अधिनियम के अधीन केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य विवाद की स्थिति में मान्य मत किसका होता था? तो केंद्र सरकार का होता था। यानी 1919 के अधिनियम के अधीन केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य अगर विवाद की स्थिति होती थी तो केंद्र सरकार का मत मान्य होता था। 1919 के अधिनियम का झुकाव किस तरफ था? तो संघात्मक सरकार की तरफ था। यानी 1919 के अधिनियम का झुकाव संघात्मक सरकार की तरफ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार प्रांतीय स्तर पर विषयों में भ्रम की स्थिति
किसका स्पष्टीकरण मत एवं निर्णय अंतिम होता था? तो गवर्नर का मत। यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार प्रांतीय स्तर पर विषयों में भ्रम की स्थिति में गवर्नर का मत एवं निर्णय अंतिम होता था। भारत में गवर्नर के अधीन कितने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी? 9 प्रांतों में। भारत में गवर्नर के अधीन 9 प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतों में स्थापित होने वाली विधान परिषदें किस प्रकार की थी? तो एक सदनी थी। यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतों में स्थापित होने वाली विधान परिषदें एक सदनी थी। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधानसभाओं के लिए पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी? तो 1919 के अधिनियम द्वारा। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधानसभाओं के लिए पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली अपनाई गई थी। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था किन वर्गों के लिए की गई थी? तो सिखों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपीय व आंग्ल भारतीयों के लिए। यानी 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था सिखों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपीय व आंग्ल भारतीयों के लिए की गई थी। उन्नीस सौ उन्नीस के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों में दलित वर्ग, श्रमिक आदि को प्रतिनिधित्व देने के लिए व्यवस्था की गई थी मनोनयन के द्वारा। यानी 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों में दलित वर्ग, श्रमिक आदि को प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनयन की व्यवस्था की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान की शर्तें किस प्रकार निर्धारित की गई थी? तो अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग थी। यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान की शर्तें अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग थी। प्रांतीय विधान मंडलों को प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में। यानी प्रांतीय विधान मंडलों को प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा दिया गया। किस अधिनियम द्वारा प्रतिवर्ष विधानमंडल के समक्ष बजट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। यानी 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रतिवर्ष विधानमंडल के समक्ष बजट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतीय विधानसभा का कार्यकाल निर्धारित किया गया था 3 वर्ष। यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया था। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधानसभा का सत्र बुलाने, स्थगित करने अथवा भंग करने की शक्ति निहित थी गवर्नर में। यानी 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधानसभा का सत्र बुलाने, स्थगित करने अथवा भंग करने की शक्ति गवर्नर में निहित थी। इस प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली ने संतोषजनक ढंग से कार्य किया था? तो पंजाब में। यानी पंजाब प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली ने संतोषजनक ढंग से कार्य किया था। मंत्री गवर्नर के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रह सकेगा, यह व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा दी गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा यह व्यवस्था की गई कि मंत्री गवर्नर के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रह सकेगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत गवर्नर द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने हेतु वांछित शर्त क्या थी? तो वायसराय की अनुमति थी। यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत गवर्नर द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने हेतु वांछित शर्त वायसराय की अनुमति थी। इस अधिनियम द्वारा केंद्र में प्रथम बार द्विसदनी विधानसभा स्थापित की गई थी। तो 1919 के अधिनियम द्वारा। यानी 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में
प्रथम बार द्विसदनी विधानसभा स्थापित की गई थी। वह अधिनियम जिसके द्वारा प्रथमतः राज्यसभा स्थापित की गई थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रथमतः राज्यसभा स्थापित की गई थी। 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित किया गया था, तो 5 वर्ष का, यानी 1919 के अधिनियम द्वारा राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया था। 1919 के अधिनियम के अनुसार विधानसभा में कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था, तो कर वृद्धि विषयक सभी प्रस्ताव, यानी आर्थिक बिल। 1919 के अधिनियम के अनुसार विधानसभा में कर वृद्धि विषयक सभी प्रस्ताव, यानी आर्थिक बिल प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था। 1919 के अधिनियम द्वारा भारत सचिव की परिषद की संख्या पुनर्निर्धारित की गई थी, न्यूनतम 8 तथा अधिकतम 12 थी। यानी 1919 के अधिनियम द्वारा भारत सचिव की परिषद की संख्या न्यूनतम 8 तथा अधिकतम 12 पुनर्निर्धारित की गई थी। 1919 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या पुनर्निर्धारित की गई थी 2 से बढ़ाकर, यानी पहले 2 थी, बाद में 3 कर दी गई। 1919 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई थी। 1919 के अधिनियम के अनुसार किन विषयों पर भारतीय परिषद यानी इंडियन काउंसिल का मत अति आवश्यक था, तो आय व्यय तथा अखिल भारतीय सेवा संबंधी नियम। यानी 1919 के अधिनियम के अनुसार आय व्यय तथा अखिल भारतीय सेवा संबंधी नियम पर भारतीय परिषदों का मत अति आवश्यक था। इस अधिनियम द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल का सृजन किया गया था 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। यानी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल का सृजन किया गया था। किस अधिनियम द्वारा प्रावधान किया गया कि केंद्रीय बजट एवं प्रांतीय बजट अलग अलग पेश होंगे? भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा केंद्रीय बजट एवं प्रांतीय बजट अलग अलग पेश होने लगे। किस अधिनियम के द्वारा पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन केंद्रीय सरकार में विविध विषय थे: नाविक, सेना, वायु संबंध, भारतीय राजाओं से संबंध, रेलवे, डाक तथा तार, मुद्रा, ऋण आय के साधन, फौजदारी तथा दीवानी कानून, अखिल भारतीय सेवाएं आदि। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन केंद्रीय सरकार में विविध विषय नाविक, सेना, वायु संबंध, भारतीय राजाओं से संबंध, रेलवे, डाक तथा तार, मुद्रा, ऋण आय के साधन, फौजदारी तथा दीवानी कानून, अखिल भारतीय सेवाएं आदि। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतीय सरकार में निहित विषय थे: स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, बिक्री कर, सहकारी समितियां, भूमि कर, प्रशासन, सिंचाई, न्याय, पुलिस तथा कारागृह आदि। यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतीय सरकार में निहित विषय स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, बिक्री कर, सहकारी समितियां, भूमि कर, प्रशासन, सिंचाई, न्याय, पुलिस तथा कारागृह आदि। 1919 के अधिनियम किन लोगों द्वारा स्वागत किया गया था? तो कांग्रेस के मध्यम मार्गियों द्वारा। यानी 1919 के अधिनियम का स्वागत जो है कांग्रेस के मध्यम मार्गियों द्वारा किया गया था। मूडी मैन समिति किस लिए गठित की गई थी? तो 1919 के अधिनियम की जांच करने हेतु। यानी मूडी मैन समिति का संबंध जो है
या मूडीमैन समिति गठित की गई थी तो 1919 के अधिनियम की जांच करने हेतु। भारत का गवर्नर जनरल राज भी करता है और शासन भी, यह कथन संबंधित है 1919 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को दिए गए विशेषाधिकारों के संदर्भ में। यानी भारत का गवर्नर जनरल राज भी करता है और शासन भी, इस कथन का संबंध है 1919 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को दिए गए विशेषाधिकारों के संदर्भ में। किसने कहा था कि 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था? सुभाष चंद्र बोस ने। यानी सुभाष चंद्र बोस ने 1919 के अधिनियम को कहा था कि यह भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल है। किसका कथन है कि चेम्सफोर्ड सुधार भारत के आर्थिक शोषण तथा उसे परतंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया के ही अंग थे? तो महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने कहा था कि चेम्सफोर्ड सुधार भारत के आर्थिक शोषण तथा उसे परतंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया के ही अंग थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।